हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू मिशन आईएएस एंड पीसीएस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, एक टॉपिक है पार्लियामेंट चैप्टर का। और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपकी एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस टॉपिक। यहाँ पर हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनका टेन्योर कितना होता है, इलेक्शन कैसे इनका करवाया जाता है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं स्पीकर डिप्टी स्पीकर के, एंड सैलरीज एंड अलाउंसेस का क्या प्रोसीजर है, किसके द्वारा इनको सैलरीज दी जाती है। तो इन सभी फैक्ट्स को, कॉन्सेप्ट्स को, थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के जरिए। वीडियो में एंड तक बने रहेगा। आई एम श्योर कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इसी तरीके से वीडियो में एंड तक बने रहेगा। जब भी हम बात करते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट की, तो हम जानते हैं कि पार्लियामेंट के दो सदन होते हैं, जिसमें लोकसभा एंड राज्यसभा है, और दोनों ही हाउसेस के अपने खुद के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। जब भी बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उनको कहा जाता है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, जिनको आर्टिकल 93 में मेंशन किया गया है। एंड राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, जिनको आर्टिकल 89 में मेंशन किया गया है। If we talk about origin of the institution of speaker and deputy speaker, तो इनका जो ओरिजिन हुआ है वो 1921 में हुआ। जो 1919 का एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसी के तहत स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर की पोस्ट को ओरिजिनेट किया गया था। उनकी बिगिनिंग इसी एक्ट से मानी जाती है। स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि जो स्पीकर होते हैं वो बेसिकली लोकसभा का हेड होते हैं, इसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जो मेंबर्स को प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, पावर्स दी जाती हैं, उनकी गार्जियनशिप करने का जो काम है वो स्पीकर के पास होता है। हाउस को गार्जियन करते हैं कौन? स्पीकर। एंड इसकी कमिटी को सुपरवाइज करने का काम भी स्पीकर का ही होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट इलेक्शन एंड टेन्योर, कि इलेक्शन कैसे कैसे इलेक्ट किए जाते हैं स्पीकर्स लोकसभा के। तो लोकसभा के स्पीकर्स का जो इलेक्शन है वो बेसिकली लोकसभा के द्वारा ही किया जाता है। जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से किसी एक पर्सन को एज अ स्पीकर इलेक्ट कर दिया जाता है लोकसभा के द्वारा। एंड अगर किसी केस में ऐसा हो जाता है, वैसे इन जनरल देखा जाए तो स्पीकर की जो टेन्योर है, जो ड्यूरेशन है, वो उतना ही होता है जितना कि एक लोकसभा का टेन्योर होता है। 5 साल के लिए स्पीकर इस ऑफिस में रहते हैं, इस पोस्ट पर रहते हैं। लेकिन अगर इन केस कभी ऐसा हो जाता है इन बिटवीन कि ये सीट वेकेंट हो जाती है, तो उस केस में लोकसभा की ये जिम्मेदारी होती है कि दूसरे मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा लोकसभा के मेंबर्स में से ही, टू फिल दिस वैकेंसी। एंड ये जो डेट होगी इलेक्शन की, दोबारा इलेक्शन को करवाने के लिए, तो इलेक्शन की डेट फिक्स की जाती है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है जनरली। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीच में ही जो है अपने टेन्योर्स, अपने ड्यूरेशन से पहले ही, जितना इन जनरल होता है ड्यूरेशन, उससे पहले ही स्पीकर को अपनी सीट को वेकेट करना पड़ता है कुछ केसेस में। जैसे कि अगर वो जो पर्सन है, जो स्पीकर है, वो लोकसभा के मेंबर ही ना रहे, उनकी मेंबरशिप अगर चली जाए, तो उस केस में भी स्पीकर को ये जो ऑफिस है ये वेकेट करनी पड़ती है। सेकंड कंडीशन है इफ़ ही रिजाइंस बाय राइटिंग टू दी डिप्टी स्पीकर। अगर स्पीकर अपना रिजाइन दे दें बाय सबमिटिंग रेजिग्नेशन लेटर टू डिप्टी स्पीकर, अगर डिप्टी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन लेटर को सबमिट करके रिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा थर्ड जो प्रोविज़न है वो ये है कि अगर किसी मैटर की वजह से जो है एक रेजोल्यूशन को पास करके जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हैं लोकसभा के, अगर उनके द्वारा कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है, तो इस प्रोसीजर के द्वारा भी स्पीकर को हटाया जा सकता है अपनी पोस्ट से। लेकिन ये जो रेजोल्यूशन है, इसको हटाने के लिए ये पास होना चाहिए मेजॉरिटी ऑफ दी ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा। एंड ये रेजोल्यूशन जो है, इसके लिए 14 डेज का एडवांस नोटिस देना भी ज़रूरी होता है स्पीकर को। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
एंड इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जब भी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है बीच में ही किसी ट्रस्ट ब्रेक के इशू में, तो उस केस में क्या होता है कि स्पीकर जो है वो अपनी ऑफिस को वेकेट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि लोकसभा का ड्यूरेशन खत्म हो गया या डिसॉल्व कर दिया गया है लोकसभा को तो उस केस में स्पीकर भी तुरंत अपनी सीट को वेकेट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। स्पीकर जो है वो तब तक इस ऑफिस में रहेंगे जब तक कि एक नई लोकसभा का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है, एक नई इलेक्टेड लोकसभा नहीं बन जाती है, तब तक के लिए जो स्पीकर हैं वो इस ऑफिस में रहेंगे। तो ये पॉइंट जो है आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है। आई होप आपको ये जो सभी पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ रहे होंगे। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ स्पीकर की, कि जो स्पीकर हैं उनके क्या क्या उनके फंक्शंस हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं एज अ स्पीकर। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फोरमोस्ट जो काम होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पीकर की है, वो है हाउस में जो डेकोरम है, जो ऑर्डर है उसको मेंटेन करना, और जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, रेगुलेशन का जो काम होता है वो स्पीकर का ही होता है। और इस मैटर में स्पीकर का जो डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन माना जाता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये हो जाएगा, टू रेगुलेट एंड मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम ऑफ द हाउस। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है एडजर्न द हाउस और सस्पेंड्स द मीटिंग इन एब्सेंस ऑफ अ कोरम। कोरम का मतलब होता है कि जब भी किसी हाउस में मीटिंग कंडक्ट करवाई जाती है तो उस मीटिंग में जितने मेंबर्स हैं उसका 1/10 पार्ट जो है मेंबर्स का वो प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कोरम कितना होता है, 1/10। जितने टोटल मेंबर्स हैं उसमें 1/10 पार्ट ऐसा है जो मेंबर्स उसमें प्रेजेंट होना चाहिए मीटिंग में। और अगर ऐसा नहीं होता है, मेंबर्स एब्सेंट रहते हैं, तो उस केस में स्पीकर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्पीकर की ये पावर है कि वो मीटिंग को सस्पेंड कर सकते हैं, कर देंगे या फिर एडजर्न कर देंगे हाउस को। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन है ही डज नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टांस बट कैन एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ अ टाई। वैसे देखा जाए तो स्पीकर के पास फर्स्ट इंस्टांस में वोटिंग का राइट नहीं होता है, लेकिन कास्टिंग वोट का राइट है। कास्टिंग वोट को एक्सरसाइज कर सकते हैं स्पीकर। कास्टिंग वोट का मतलब होता है कि अगर किसी इशू पर या किसी क्वेश्चन पर हाउस में वोटिंग चल रही है और इन केस ऐसा हो जाता है कि जो हाउस है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है दोनों पार्टीज के बीच में, तो उस केस में स्पीकर के पास ये राइट होता है कि वो अपना वोट दे सकते हैं, सो दैट कि उस पर्टिकुलर इशू पर डिसीजन लिया जा सके। तो ऐसे वोट को कहा जाता है कास्टिंग वोट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है दैट इज प्रिजाइड्स ओवर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विच इज समन्ड बाय द प्रेसिडेंट। कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसमें इंडिविजुअली हाउस जो हैं उनके बीच में मतभेद हो जाता है या फिर डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, तो उस केस में जॉइंट सिटिंग को बुलाया जाता है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये जो मीटिंग होगी, जो जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी, इसको प्रिजाइड करेंगे कौन, स्पीकर। ये क्वेश्चन भी, ये जो फैक्ट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग याद रखिएगा कि पार्लियामेंट के जो 2 हाउसेस हैं उनकी जॉइंट सिटिंग को प्रेजाइड करने का काम करते हैं स्पीकर, लेकिन इस मीटिंग को बुलाया किसके द्वारा जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। फिफ्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन है कैन अलाउ अ सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस एट द रिक्वेस्ट ऑफ द लीडर ऑफ हाउस। अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि जो लीडर हैं हाउस के, प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं स्पीकर से सीक्रेट सिटिंग के लिए, किसी इशू पर बात करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, तो जो स्पीकर हैं वो सीक्रेट सिटिंग को अलाउ कर सकते हैं। ऐसी सिटिंग में, ऐसी मीटिंग्स में किसी भी इंडिविजुअल को विदाउट परमिशन जाने की परमिशन नहीं होती है या फिर कोई पर्सन इसमें इंटरप्ट नहीं कर सकता है, वो एक सीक्रेट सिटिंग होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है स्पीकर का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट एंड हिज डिसीजन ऑन दिस क्वेश्चन इज फाइनल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्पीकर ऑफ लोकसभा का, कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, इस बात पर जो फाइनल डिसीजन है वो किसका होता है, स्पीकर का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से।
इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड भी स्पीकर का जो डिसीजन है वो फाइनल माना जाता है अगर डिफेक्शन के बेसिस पर डिसक्वालीफाई किया जा रहा है तो 1992 में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी, एक जजमेंट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो स्पीकर के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिसक्वालीफाई करने के लिए ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, तो ये जो डिसीजन है इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। दिस डिसीजन विल बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑल्सो अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमिटीज ऑफ द लोकसभा एंड सुपरवाइजेस देयर फंक्शनिंग। जो भी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ अलग अलग पर्पसेस के लिए सेटअप करी जाती हैं तो उनके चेयरमैन को अपॉइंट करने का काम जो है वो स्पीकर के द्वारा किया जाता है एंड उनको सुपरवाइज भी स्पीकर ही करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं लोकसभा स्पीकर के। आई होप आपको ये सभी फंक्शंस जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी, क्योंकि स्पीकर अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन है, एक पोस्ट है। तो स्पीकर अपनी सभी फंक्शंस को इम्पार्शियल वे में परफॉर्म कर पाएँ, इंडिपेंडेंट वे में परफॉर्म कर पाएँ, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनकी इंडिपेंडेंस को, उनकी इम्पार्शियलिटी को इंश्योर किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात मेंशन है, ही इज़ प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। उनका जो टेन्योर है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है? बेसिकली जो स्पीकर हैं उनको सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू हटाया नहीं जा सकता है उनकी पोजीशन से, उनके पोस्ट से। ही कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास करके ही जो स्पीकर हैं उनको अपनी पोजीशन से हटाया जा सकता है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। सपोज एक हाउस में, लोकसभा में 245 मेंबर्स हैं, ठीक है। सपोज 250 मेंबर्स हैं, ऐसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो कितनी होनी चाहिए, कितनी मेंबर्स की होनी चाहिए, 226 मेंबर्स होने चाहिए। इसके अलावा जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनकी भी मेजॉरिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 250 में से 240 मेंबर्स प्रेजेंट हैं तो उसमें से कितने मेंबर्स होने चाहिए? 221 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ठीक है। तो इस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के थ्रू एक रेजोल्यूशन पास करके ही जो स्पीकर हैं उनको अपनी पोजीशन से हटाया जा सकता है। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सैलरीज एंड अलाउंसेस आर फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट। जो भी सैलरीज दी जाती हैं स्पीकर को तो वो फिक्स किसके द्वारा किया जाता है? पार्लियामेंट के द्वारा ये अमाउंट, एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा ये सैलरीज दी जाती है स्पीकर को। इसका मतलब होता है कि ये जो सैलरी है उस पर पार्लियामेंट में एनुअली वोटिंग नहीं की जाएगी। तो इस तरीके से उनकी इम्पार्शियलिटी को मेंटेन किया जाएगा, इंडिपेंडेंस को मेंटेन किया जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिज वर्क एंड कंडक्ट कैन नॉट बी डिस्कस्ड एंड क्रिटिसाइज्ड इन लोकसभा। लोकसभा में जो भी स्पीकर अपना डिसीजन ले रहे हैं, जो उनका कंडक्ट है उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता है और क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हैं, जिनके थ्रू, इन प्रोविजंस के थ्रू स्पीकर के पोजीशन को इंश्योर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो है फैक्ट है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, प्लीज इसको याद जरूर रखिएगा। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशंस में। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पोजीशन है लोकसभा में। आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। डिप्यूटी स्पीकर बेसिकली इनका इलेक्शन भी उसी तरीके से किया जाता है, उसी मैनर में किया जाता है जिस तरीके से लोकसभा स्पीकर का इलेक्शन होता है। लोकसभा के द्वारा जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उनमें से ही किसी एक पर्सन को इलेक्ट किया जाता है एज अ डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, और इनकी जो इलेक्शन की डेट होगी वो भी फिक्स की जाती है स्पीकर
के द्वारा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। स्पीकर के लिए जो इलेक्शन होगा उसकी डेट फिक्स की जाती है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन डिप्टी स्पीकर के लिए इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करेगा, स्पीकर। तो दोनों में ये डिफरेंस है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पीकर की तरह ही जो डिप्टी स्पीकर होते हैं वो भी लोकसभा में उसी टाइम तक रहेंगे जितने टाइम तक लोकसभा का जितना ड्यूरेशन होता है, 5 साल तक का इन जनरल उनका टेन्योर होता है। लेकिन उनको भी बीच में किसी रीज़न की वजह से, ये 3 केसेस हैं, इन केसेस में अपनी सीट को विकेट करना पड़ सकता है। जैसे कि या जो डिप्टी स्पीकर हैं या तो फिर वो लोकसभा के मेंबर ही ना रहें, उनकी मेंबरशिप अगर चली जाती है तो उनको अपना जो डिप्टी स्पीकर की जो पोजीशन है उसको विकेट करना पड़ेगा, इस ऑफिस को विकेट करना पड़ेगा। सेकंड है, इफ़ ही रिजाइंस बाय राइटिंग टू स्पीकर, अपना रेजिग्नेशन लेटर वो दे दें, रिज़ाइन कर दें, तो वो हट जाएंगे इस पोजीशन से, या फिर उनको रिजोल्यूशन के थ्रू हटाया जाए, मेजॉरिटी के थ्रू, तो भी जो डिप्टी स्पीकर हैं वो अपनी सीट विकेट कर देंगे। इसके अलावा एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, उससे पहले ये समझ लेते हैं कि जो डिप्टी स्पीकर हैं वो उनके जो फंक्शन होते हैं वो बेसिकली स्पीकर वाले फंक्शंस ही होते हैं। अगर कभी ऐसा होता है कि स्पीकर एब्सेंट हैं, वो कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, प्रिजाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो डिप्टी स्पीकर जो हैं वो हाउस को लीड करेंगे, प्रिजाइड करेंगे, और उनके पास भी राइट होता है कि वो जॉइंट सिटिंग को भी प्रिजाइड कर सकते हैं। उनकी सैलरी अलाउंसेस सिमिलर होती हैं स्पीकर के ही। स्पीकर की जो सैलरी पार्लियामेंट के थ्रू डिसाइड की जाती है, उसी तरीके से डिप्टी स्पीकर की सैलरी भी पार्लियामेंट के थ्रू ही डिसाइड की जाती है, डिटरमिन की जाती है। तो ये सभी पॉइंट्स याद रखिएगा। इसके अलावा एक और भी इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि जो 10th लोकसभा तक हमारा जो लोकसभा बिठाई गई थी, तब तक एक ऐसा प्रोविज़न था कि जो स्पीकर हैं एंड डिप्टी स्पीकर वो रूलिंग पार्टी से ही इलेक्ट किए जाते थे। लेकिन 11th लोकसभा के बाद, यानी कि 1996 के बाद, ये कंसेंसस बना कि स्पीकर जो हैं वो जनरली रूलिंग पार्टी से इलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर हैं वो अपोजिशन पार्टी से इलेक्ट किए जाते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट है और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप लोग इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। तो ये है ऑल अबाउट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसके बाद हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा के चेयरमैन एंड जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं उनके बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कीप लर्निंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।